start. In the last class, we understood processes, right? Process management, and we understood process. What is the process all about? What are the needs of resources of particular process, like CPU time, memory, file, IO devices, and OS responsibilities against processes, right? You understood those? Have you all understood those terms? Yes, sir. Okay, and types of processes understood, and CPU process life cycle, process state. Process life cycle is sometimes also referred as state transition diagram. This diagram is also named as state transition diagram. So don't be confused in the paper if there is they asked about state transition diagram rather than process life cycle. Then you must understand that this is the same. Those two are the same, right? Right, guys? Right, guys? Yes, sir. I am Yes, unable sir. to hear you properly. Speak loudly, guys. सर बैकग्राउंड से बहुत म्यूजिक आ सर आ रही है सर आवाज। यहाँ तो मैंने फैन भी बंद किया हुआ है बच्चे। यहाँ तो इवन इवन मैंने फैन भी बंद किया हुआ है ना? ये क्लियर है आपको? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये क्लियर Yes, है sir. बच्चे? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो next we can discuss about process control block and context switching. Context switching, do you have ever heard this term, context switch? Have you heard this term? No, sir. Okay, first we go with context switch, right? Context switch, right? ओके, जब भी आप देखते होंगे कई बार, जैसे अभी हमने ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में देखो आप, जस्ट सी इट प्रॉपर्ली, राइट? एट द टाइम ऑफ इंटरप्ट सम प्रोसेस मूव फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, राइट? है ना? हमने बताया था ना कि जब भी कोई इंटरप्ट आता है तो जो रनिंग प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो इंटरप्ट वाला प्रोसेस है उसको सीपीयू हैंडल कर दे दिया जाता है, राइट? ये होता है? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो सीपीयू है वो दो प्रोसेसेस के बीच में, लेट्स से P1 प्रोसेस एंड P2 प्रोसेस के बीच में जंप करता है। तो लेट्स से कि अभी करंटली रनिंग प्रोसेस आपका P1 है, ठीक? एक इंटरप्ट आया P2 का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसको रनिंग से हटा के किस में डाल दिया गया, रेडी में, एंड P2 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने दिया गया, राइट? यही हुआ था उस डायग्राम में। और फिर जब P2 अपना टास्क कंप्लीट करके आउट हो गया तो वापस कंट्रोल P1 को दे दिया गया सीपीयू का, राइट? तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं कंटेक्स्ट स्विच के कारण, राइट? तो होता क्या है कि जब भी सीपीयू किसी प्रोसेस को स्वैप आउट करके रेडी क्यू में दोबारा अलोकेट करता है, लेट्स से हमारे केस में था वो P1, यहाँ पे P2 आता, P1 यहाँ पर था, और P2 ये इंटरप्ट का वाला प्रोसेस P2 था। हमने इसे यहाँ डाल दिया और इसको रन करना शुरू कर दिया, P2 को रन करना शुरू कर दिया, राइट? तो जिस टाइम पे वो P1 को आउट करेगा सीपीयू से, तो वो क्या करेगा, इसका इसका इससे रिलेटेड जितने भी डाटा है, डाटा रिलेटेड टू रनिंग प्रोसेस, इसको सेव कर देगा और रेडी क्यू में से अलोकेट कर देगा। तो ये चीज, अच्छा एक चीज बताओ,
क्यों ऐसा करना पड़ता है कि उसे P1 का डाटा सेव रखना पड़ता है? क्यों नहीं वो दोबारा से जब वो P1 जब दोबारा आएगा यहाँ पर तो P1 दोबारा से स्टार्ट क्यों नहीं होता? अगर हमें सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो मुझे बताओ, दो केस हैं आपके पास। एक केस तो है कि भाई सीपीयू जो है आपका, जब वो दोबारा वापस रिकॉल करा जाए P1 तो वो दोबारा स्टार्ट किया जाए 0% से। एक केस तो ये होगा। दूसरा केस होगा कि सीपीयू जब वो दोबारा P1 को रिकॉल करेगा तो वो जहां पर उसने छोड़ा था, लेट से उसने अगर 50% पे छोड़ा था तो 50% से आगे ही वो उसे स्टार्ट करे। तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट केस है? केस 1, केस 2? केस 2 सर। केस 2। और ये काम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? केस 2 बेस्ट है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपको दोबारा से 50% नहीं चलाना पड़ेगा उस प्रोसेस को। आप उसके आगे का काम करोगे, आप जो उसने कर दिया था उतना कर दिया था, उसके बाद का नेक्स्ट जो उसका बचाव काम है वो करेगा वो। तो केस 2 इज द बेस्ट, राइट? बट व्हाई, मतलब कैसे इसे हो पाता है, ये सिस्टम में कैसे इसे मैनेज कर पाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? वो सर वो करंट स्टेट को होल्ड करके रखता है प्रोसेस के, ताकि फिर से वहीं से वो रिज्यूम कर सके। ठीक है, करंट स्टेट को होल्ड करके रखता है, तो वो करंट स्टेट उसको कैसे पता चलता है कि भाई इसका काम 50% हो चुका है? सीपीयू के पास जब वो दोबारा आया तो उसे कैसे पता चला सीपीयू को कि इसका टास्क ये हो चुका है 50%, मुझे अब 51% से स्टार्ट करना है? उसका डेटा को सर सेव रखता है। तो जो डेटा सेव रखता है भाई, जो भी उसका टास्क हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन जब उसके दोबारा जाएगी सीपीयू तब उसे उस डेटा से पता चल पाएगा कि उसका 50% टास्क हो चुका था, उसे अब इसके आगे प्रोवाइड करना है। तो इस चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ता है? एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसे, एक डेटा स्ट्रक्चर या डेटा फॉर्म या डेटा एलिमेंट, कुछ भी बोलो आप उसे। वो मेंटेन करता है हर एक प्रोसेस का, जिसे हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कंटेक्स्ट स्विच। तो कंटेक्स्ट स्विच कब होगा? जब सीपीयू जंप करेगा वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस इन बिटवीन, राइट? इन बिटवीन जब वो रनिंग में स्टेट में होगा पर्टिकुलर प्रोसेस, और सीपीयू जब मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में जंपिंग करेगा। तो हमारे केस में अगर हम इसी को दूसरे दूसरे तरीके से बनाएं, इसी चीज को हम अगर दूसरे तरीके से देखें, तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो सीपीयू है वो रेडी क्यू में प्रोसेसेस जो हैं आपके पड़े हुए, अब मैंने रेडी क्यू को वर्टिकल बना दिया। रेडी क्यू में प्रोसेसेस जो P1, P2, P3 डॉट 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 पड़े हुए हैं, उनके बीच में जंपिंग करता है, वो जंप करता है, राइट? किसी भी रीजन से हो सकता है ये, चाहे तो वो उसकी अपनी मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो, चाहे अगर उसने टाइम शेयरिंग सिस्टम लगाया है तब भी उसे जंप करना पड़ेगा, अगर कोई इंटरप्ट आया है तब भी उसे जंपिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में ऑसिलेट करेगा, मतलब जंप करेगा, होप करेगा, तो उस टाइम पे उसे एक डेटा स्ट्रक्चर हमेशा रिक्वायर्ड होगा ताकि वो अपना टाइम बचा सके। भाई वो ये जो डेटा स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हम स्विच बोल रहे हैं, कंटेक्स्ट बोल रहे हैं, इसी डेटा स्ट्रक्चर को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कंटेक्स्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे कंटेक्स्ट यूज करते हो, आपका मोबाइल भी कंटेक्स्ट यूज करता है। हर जगह जहां जहां पे भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं साफ, वहां पर हर जगह पर हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एक अलग कंटेक्स्ट होगा, एक अलग तरह का डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसे वो अलग अलग नाम से जानता है। तो हमारे केस में हम एक जनरलाइज टर्म की बात कर रहे हैं, कंटेक्स्ट बोलते हैं हम उस डाटा को जो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस का डाटा वो सेव करता है और फिर उसे रिलोड करता है सीपीयू में दोबारा, उसे हम बोलते हैं कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट इज नथिंग मोर देन डाटा रिलेटेड टू टेम्परेरी डाटा, बोल सकते हो आप इसे टेम्परेरी डाटा रिलेटेड टू एनी प्रोसेस। हमारे ऑपरेटिंग के सिस्टम के केस में प्रोसेस, या फिर जनरल टर्म में देखें तो एनी इवेंट भी हो सकता है, किसी भी इवेंट का, है ना? तो कंटेक्स्ट ये होता है, ठीक। और जब वो जंप करता है तो वो क्या करता है, इस कंटेक्स्ट को, अब मान लो वो उसको माउस का ही काम नहीं कर रहा है, मान लो सीपीयू को P1, P2, P1 को
P1 को सेव करना है, मतलब वो जंप कर रहा है P1 और P2 के बीच में। अगर हम टाइम शेयरिंग की बात करें तो 0.5 सेकंड के लिए P1 के पास सीपीयू का कंट्रोल है, 0.5 सेकंड के लिए वो P2 के पास कंट्रोल है। तो जिस टाइम वो P1 के पास कंट्रोल है, ठीक है, अब वो जब जंप करेगा 5 सेकंड बाद, आफ्टर t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड, जब वो जंप करेगा P2 पे, मतलब हैंडल जब P2 पे जाएगा तो होगा क्या, P1 की जो कंटेक्स्ट है उसे सेव किया जाएगा, ठीक, और लोड किया जाएगा किसके कंटेक्स्ट को, P2 के कंटेक्स्ट को, इसे लोड करा जाएगा, P2 के कंटेक्स्ट को लोड किया जाएगा सीपीयू में। अब सीपीयू P2 को रन करने लगा। फिर फर्दर 5 सेकंड के बाद अब उसको कंट्रोल देना है P1 को और वापस लेना है P2 से। तो वो क्या करेगा, अब सेव करेगा context of P2, save context of P2 and load context of P1। समझ में आ रहा है सिनेरियो? इसी चीज को हम ग्राफिकल उसमें दिखा रहे हैं आपको। जो सिंपल सी चीज हमने बोली कि भाई जब वो P1 के पास सीपीयू के पास, जब सीपीयू P1 के पास था और P2 जब वेटिंग में था, और 5.5 सेकंड के बाद जब वो ट्रांसफर सीपीयू का कंट्रोल जब ट्रांसफर किया गया P2 के पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, P1 के जो कंटेक्स्ट है उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक, और लोड करना पड़ेगा किसका कंटेक्स्ट, P2 का। अब जब P2 का कंटेक्स्ट लोड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सीपीयू में P2 रन होना शुरू हो गया, और फिर 0.5 सेकंड के लिए रन हुआ, और 0.5 सेकंड के बाद अब हमारे को दोबारा कंट्रोल देना है सीपीयू को, सीपीयू का P1 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 0.5 फर्दर 0.5 सेकंड के बाद सेव करेंगे P2 की कंटेक्स्ट को और लोड करेंगे P1 के कंटेक्स्ट को, राइट। तो ये जो सेविंग, ये जो हमने दो प्रोसेस करे, ये जो हमने दो प्रोसेस करे कि भाई कंटेक्स्ट को सेव करना एंड सेकंड लोड करना, ये दोनों टर्म कंबाइनली बोला जाता है इस प्रोसेस को कंटेक्स्ट स्विचिंग। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? कोई डाउट है बच्चे इसमें? सिंपल सी चीज है कि जब भी सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग करेगा तो उसके पास दो जॉब होंगी। पहली जॉब कि भाई ओल्ड प्रोसेस को सेव किया जाए, पहली जॉब ओल्ड प्रोसेस जो चल रहा था उसे सेव किया जाए। तो सेव किया जाए मीन्स कंटेक्स्ट को सेव करना, कंटेक्स्ट सेविंग, राइट। और दूसरा टास्क उसे क्या करना पड़ेगा, लोडिंग ऑफ न्यू प्रोसेस, या फिर जिसे हम बोलते हैं कंटेक्स्ट लोडिंग, कंटेक्स्ट लोडिंग। मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है बच्चे? तो ये दोनों प्रोसेस कंबाइनली, इन दोनों प्रोसेस को कंबाइनली हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, मतलब स्विच करना, P1 के कंटेक्स्ट से ले को स्विच करना P2 के कंटेक्स्ट में, फिर P2 के कंटेक्स्ट से स्विच करना P1 के कंटेक्स्ट में, राइट। तो ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है सारी कहानी, अभी सीपीयू के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि सीपीयू जब जंप करेगा तो उसको ये दोनों काम करने पड़ेंगे, और इन्हीं दोनों काम के सेविंग और लोडिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विच करना, राइट, कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक। तो जनरली जो आपका कंटेक्स्ट होता है इसमें आपकी क्या चीजें होती हैं जी, जनरली जो आपका कंटेक्स्ट होता है इसमें किसी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशंस होती हैं, लाइक उसके रजिस्टर्स वैल्यूज हो सकती हैं, रजिस्टर्स वैल्यूज, है ना, उसकी स्टेट, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है ना, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती हैं, है ना। ये तो हम कुछ लिमिटेड ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कंटेक्स्ट स्विच में बहुत सारी होती हैं आपकी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नीड सीपीयू को मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में होप करना पड़ता है, या फिर जंप करना पड़ता है, या फिर स्विच करना पड़ता है, तो उस टाइम पे उसे कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं हम लोग से। और जिस टाइम पे वो कंटेक्स्ट स्विच कर रहा होता है उस टाइम पे वो दो टास्क करता है,
प्रीवियस प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस है उसके उसके कंटेक्स्ट को सेव करता है, और नए प्रोसेस जो जिसको उसे लोड करना है उसके कंटेक्स्ट को लोड करता है। तो कंटेक्स्ट एक तरह का क्या हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, जहां पर आपने उस प्रोसेस रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, करंट इंफॉर्मेशन है, वो आपने रेगुलर बेसिस पे आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, राइट। तो कंटेक्स्ट आपका क्या हो गया, एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर आप उसे नोमेन्स लैंग्वेज में बोलोगे डाटाबेस, राइट, कि भाई इस प्रोसेस का डाटाबेस है ये, इस प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, या इस प्रोसेस का रिकॉर्ड है ये, इस प्रोसेस से सारे, या प्रोफाइल है, रिकॉर्ड है या प्रोफाइल है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स है कि भाई करंट स्टेट क्या है एट उस टाइम मोमेंट पे, उस प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है, उस प्रोसेस ने कौन कौन से रजिस्टर्स यूज किए हैं, और उस प्रोसेस की रजिस्टर वैल्यूज क्या है, मेमोरी कौन सी यूज कर रहा है, किस पोर्शन में वो काम कर रहा था, और कितनी मेमोरी उसने यूज कर ली, राइट। ये सब चीजें होती हैं उस कंटेक्स्ट में। तो उसी कंटेक्स्ट को हम सेव करते हैं, उसी को हम रिलोड करते हैं जब हम उसे दोबारा कॉल करते हैं, राइट। यहां तक समझ में आ गया। तो अगर देखा जाए तो यानी कि सीपीयू जब कंटेक्स्ट स्विचिंग करेगा, यानी कि उसकी एक जॉब ये भी हो गई कंटेक्स्ट स्विचिंग, सीपीयू की एक जॉब हो गई कंटेक्स्ट स्विचिंग, सीएस। तो ये एक तरह से सीपीयू के लिए क्या है, ओवरहेड है। तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर हैं वो कोशिश करते हैं कि ये ओवरहेड ज्यादा ना हो। थोड़ा बहुत होगा वो तो नीडेड है, थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी नीडेड है, वो जरूरी भी है, बट अगर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो ये सिस्टम के लिए ओवरहेड है। ओवरहेड क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पे वो कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहा है उस टाइम पे वो कोई भी नो यूजफुल जॉब, मतलब कोई भी यूजफुल जॉब नहीं कर रहा है, जो कि जिसके लिए सीपीयू बना है। सीपीयू बनाया गया है आपका प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और जिस टाइम पे वो कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होगा इसका मतलब वो किसी प्रोसेस को रन नहीं कर रहा होगा, है ना। तो यानी कि जब तक प्रोसेस नहीं है सीपीयू के पास कोई रनिंग में, इसका मतलब वो उस समय कुछ नहीं कर रहा है, उस समय वो कोई फालतू का काम कर रहा है, और वो फालतू का काम कौन सा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो ये एक तरह का ओवरहेड होगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं टू मिनिमाइज, वी ट्राई टू मिनिमाइज कंटेक्स्ट स्विचिंग। वैसे ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, कंटेक्स्ट स्विचिंग इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, ये वेरी करता है मशीन टू मशीन, पर जनरली हम मानते हैं इसको कि भाई 1 मिली सेकंड से 1000 मिली सेकंड तक, माइक्रो सेकंड तक ये होता है, मतलब 1 मिली सेकंड टू 1000 मिली सेकंड तक का इसका मैक्सिमम रेंज है, राइट। तो इस बीच में ही कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है, राइट। तो बट सोचो अगर एक कंटेक्स्ट स्विच में अगर उसको मान लो लेट्स से ऑन एन एवरेज, अगर उसे अगर हम एवरेज बोल दें फॉर एग्जांपल 500 माइक्रो सेकंड्स लग रहे हैं उसे, राइट। अब सोचो जब जब ये एक कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है तो उसे 500 माइक्रो सेकंड्स के लिए आपका सीपीयू आइडल है ना। तो अगर सोचो अगर आपके नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विच 1000 हो जाए, 1000 कंटेक्ट स्विच हो जाए, तो कितना हो जाएगा ये 500 इंटू 1000 माइक्रो सेकंड्स, राइट। जब तक ये 500 माइक्रो सेकंड था तब तक ये नेग्लिजिबल था, बट जब ये 500 से कितना हो गया, 5 लाख माइक्रो सेकंड्स हो गया, राइट। तो जब ये 5 लाख माइक्रो सेकंड्स हो गया यानी कि ये अब काउंटेबल है, और 5 लाख माइक्रो सेकंड्स ऑफ सीपीयू, ये है 5 लाख माइक्रो सेकंड्स ऑफ सीपीयू टाइम, राइट। तो आपने 5 लाख माइक्रो सेकंड्स ऑफ सीपीयू टाइम वेस्ट हो रहे हैं किसमें, केवल कंटेक्स्ट स्विचिंग में। तो ये एक क्या बन गया, बॉटलनेक बन गया सीपीयू के लिए, सीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए बॉटलनेक बन गया आपका कंटेक्स्ट स्विच। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कंटेक्स्ट स्विचेस को मिनिमाइज करें, हम मिनिमम करें, मिनिमम से मिनिमम हमें कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़े, राइट। अब समझ में आ गया कंटेक्स्ट स्विच। यस सर, लेकिन सर स्टोर कहाँ होता है सर, ये डेटा स्ट्रक्चर? सब रैम में चलता है बच्चे, ओके सर। सब चीजें रैम में होंगी, ये अलग से कहीं नहीं होगा इसके लिए स्पेस, रैम में ही होगा सब, क्योंकि आपके सीपीयू के पास इतनी मेमोरी स्पेस नहीं है कि वो हर एक प्रोसेस का रख सके अपने आप कंटेक्स्ट। कुछ लिमिटेड प्रोसेस का तो रख सकता है पर सबका नहीं रख सकता वो। तो अभी ये फंडा सर क्लियर हुआ कंटेक्स्ट स्विच का आपको। सर हम्म। सर हम जितना प्रोसेस को रन कराएंगे उतने प्रोसेस में तो कंटेक्स्ट स्विचिंग अगर होना होगा तो होगा ही ना, फिर ये हमारे हाथ में कैसे है कि इसको मिनिमाइज करा सकते हैं।
ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है उसके हाथ में तो है, वो एल्गोरिथम्स जो डिफाइन करे वो ऐसे करे कि भाई उसका जो मिनिमम जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो मिनिमम हो, ज्यादा ना हो। और ये एक लिमिट से ज्यादा तभी होती है जब आपके सिस्टम में की परफॉर्मेंस पुअर हो रही होती है, जब उसे एक लिमिट से ज्यादा स्वैपिंग करवानी पड़ती है, मल्टीपल प्रोसेस के बीच में स्वैप करवाना पड़ता है ना। तो आपके हाथ में नहीं कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आपका डेवलपर है या फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर है, उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब भी वो डिजाइन करे तो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग मिनिमम से मिनिमम हो। नलीफाई नहीं कर सकते आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो, पर मिनिमम होने पे आपका जो सीपीयू है उसका ओवरहेड कम हो जाएगा। अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई सिस्टम में, तो सीपीयू एक कंडीशन की तरफ जाएगा जिसे हम बोलेंगे सीपीयू थ्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीपीयू थ्रेसिंग। तो ये अभी हम आएंगे, बाद में आएंगे इस पे, सीपीयू थ्रेसिंग पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि उसके लिए अभी आपको पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस की वर्किंग पूरी समझनी पड़ेगी। उसके बाद हम आएंगे सीपीयू थ्रेसिंग क्यों होती है। और ये तभी होती है जब कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज्यादा होने लगती है सिस्टम में, तब हम इस कंडीशन पे जाते हैं। और ये वो कंडीशन है बच्चे जहां पर सीपीयू कुछ भी फ्रूटफुल नहीं कर रहा होता, वो केवल स्वैपिंग स्वैप आउट में ही बिजी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। यस सर। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें, कुछ चीज समझ में ना आई है तो बताओ। अगर नहीं आई है समझ में तो इसको हम देखो, अभी हम डायग्राम से दिखाएंगे। एनीवे अगर ये यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपने पढ़ा एक जनरल टर्म में पढ़ा, कंटेक्स्ट, ठीक है। जब हम उसे प्रोसेस की रिगार्डिंग बात करते हैं, जब हम इसी कंटेक्स्ट को हम जब पीसीबी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो कंटेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इज रेफर्ड एज पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम उसे पीसीबी के नाम से जानते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऐसे ही फाइल्स के रिस्पेक्ट में हम उसे बोलते हैं एफसीबी, फाइल कंट्रोल ब्लॉक। जब आप लाइनेक्स से कुछ पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो पीसीबी आपका क्या है, कंटेक्स्ट है। और कंटेक्स्ट इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डेटा है किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग प्रोसेस। प्रोसेस। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कंटेक्स्ट समझ में आ गया तो होगा, तो ये तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि पीसीबी में जनरली होता क्या क्या है। यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ नॉट एग्जैक्टली ऐसी पीसीबी होती है, बट हम इसमें सारी डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो नीडेड हैं हम केवल वही डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। सारी डिटेल्स हम नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोसेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रखता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है, जो कि हमें हमारे को जानना उतना जरूरी नहीं है। हमें केवल उतना जरूरी है जानना जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसे सारी डिटेल्स नहीं जानने वाले। ये कुछ पीसीबी आपकी ऐसे दिखती है आपकी, ठीक। तो पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, या इसे हम बोलते हैं पीआईडी, राइट। फिर प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स,
एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है, तो पीसीबी कुछ इस तरह से आपकी मतलब दिखती क्या है, मतलब ये उसका एक लॉजिकल डायग्राम है, दिखा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्म में वहां पर रखी जाती है, बट ये डिटेल्स होती हैं उसमें, ये जनरल डिटेल्स हैं जो कि हर एक पीसीबी में होंगी, हर एक प्रोसेस की अपनी पीसीबी में होंगी। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि भाई एवरी प्रोसेस हैज वन पीसीबी। सिस्टम में जो भी प्रोसेस इनिशिएट होगा उसकी एक पीसीबी क्रिएट होगी, और वो उसकी यूनिक पीसीबी होगी, राइट। तो पॉइंटर पॉइंटर जो इसमें आपका पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है उस प्रोसेस को। ठीक है, उस प्रोसेस को मेमोरी रीजन में वो पॉइंट करेगा कि भाई ये मेमोरी रीजन में कहाँ पर है, राइट। तो पॉइंटर तो ये डिफाइन करता है कि भाई कि ये कहाँ पर है, तो एक तरह से एड्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक। प्रोसेस स्टेट में क्या होंगी की चीजें कि भाई प्रोसेस अभी जिस टाइम पे वो रन हो रहा है, या फिर जिस मतलब उसकी जिस टाइम अभी वो प्रोसेस सिस्टम में अगर है, तो वो कौन सी स्टेट में, क्या वो वेटिंग स्टेट में, क्या वो रनिंग स्टेट में, क्या वो रेडी स्टेट में, है ना। तो यहाँ पर वो उसकी रिकॉर्ड करेगा प्रोसेस स्टेट, तो टाइम टू टाइम उसकी प्रोसेस स्टेट चेंज होती रहेगी और यहाँ पर अपडेट होती रहेगी उस प्रोसेस की, राइट। जब वो रनिंग में आ जाएगा तो उसकी प्रोसेस स्टेट रनिंग हो जाएगी, जब उसे वेटिंग में डाला जाएगा तो उसकी प्रोसेस स्टेट क्या हो जाएगी, वेटिंग में हो जाएगी, राइट। तो जो भी आपने स्टेट्स अभी स्टेट ट्रांजिशन ग्राफ में देखे थे, तो प्रोसेस स्टेट में यही सब चीजें आएंगी कि वो अभी करंटली कौन सी स्टेट में है। तो उससे उसको पता चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये इसकी स्टेट क्या है अभी इस पर्टिकुलर प्रोसेस की, है ना। नेक्स्ट, पीआईडी, प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर क्या है, क्या है इसकी जरूरत हमें, जो हम प्रोसेस नंबर देख रहे हैं ये, इसकी हमें क्या जरूरत है बच्चे। शायद सर शो ये एक करता होगा यूनिक सर कितना नंबर है प्रोसेस जिसके कंप्लीटली हो कंप्लीट हो गया सर। हाँ, एक मिनट बच्चे होल्ड कर जरा, एक कॉल आ रही है। हाँ जी, तो पीआईडी क्यों रिक्वायर्ड है हमें। हेलो बच्चे, आवाज आ रही है। काउंट यस सर करने के फॉर लिए सर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को पीआईडी की क्या रिक्वायरमेंट है भाई, प्रोसेस तो उसके अंदर ही चल रहे हैं, तो उससे क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। बच्चे पीआईडी की क्या जरूरत है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको विजिबल है टास्क मैनेजर। यस सर। अब देखो इसमें देखो पीआईडी एक गिवन है। यस सर। तो जितने भी प्रोसेस सिस्टम में चल रहे हैं उस टाइम पे, रनिंग स्टेट में है या सस्पेंडेड स्टेट में है, वो सारे, हर एक प्रोसेस की अपनी एक यूनिक आईडी है, डुप्लीकेसी कभी भी नहीं होगी इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी प्रोसेस हैं जब वो इनिशिएट होते हैं तो उनको एक पीआईडी एलोकेट करता है ना, प्रोसेस आईडी। तो ये ऐसा नहीं है कि उसकी फिक्स आईडी है, टेम्पररी आईडी होती है ये, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है। तो वो केवल इसलिए करता है कि भाई इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं आपके, तो उन सबको आप एड्रेस करने के लिए, मतलब उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई तो वो चाहिए ना, प्राइमरी की चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। अब मान लो एक ही क्लास में सेम नाम के दो बच्चे हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको रोल नंबर देते हैं फिर, तो रोल नंबर तो यूनिक रहेगा, राइट। तो इसीलिए हम जो आपको रोल नंबर दिए गए हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि नाम
दो बंदों का एक हो सकता है सेम क्लास में, है ना। तो वो जो रिडंडेंसी है वो क्रिएट ना हो, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें प्रोसेस को, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक नेम देता है जिसे वो पीआईडी बोलता है, और उसी से वो उस प्रोसेस को समझता है। उसके लिए प्रोसेस को और कोई डेफिनेशन नहीं है, वो उस यूनिक आईडी को समझता है उस प्रोसेस को कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोसेस उसका है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस उसका है, ऐसे करके, राइट। तो पीआईडी केवल इसलिए नीडेड है ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि वो यूनिकली एड्रेस कर सके किसी भी प्रोसेस को अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग इन द सिस्टम राइट नाउ, राइट। क्लियर बच्चे? सर पॉइंटर भी तो वो काम कर सकता था सर। कितने पॉइंटर होल्ड करेगा बच्चे? सर पॉइंटर तो सर एड्रेस पॉइंटर तो एड्रेस होगा ना, एड्रेस होल्ड करेगा उसका। तो यस सर, तो एड्रेस से मतलब पता लगा सकते हैं सर कि कौन सा प्रोसेस अभी रनिंग पे है। एड्रेस से पता लगा सकते हैं, पर ऐसा है ना कि मान लो कोई प्रोसेस वहां से चला गया, टर्मिनेट होके चला गया, तो उसका उसका जो एड्रेस है वहां पे कोई नया प्रोसेस आ गया, तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो तब भी नहीं हुआ, यस सर। राइट। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए वो एक नंबर जनरेट करता है, तो उसमें उसका कोई मेमोरी ज्यादा नहीं लगने वाली। एक नंबर जनरेट करने से उसकी मेमोरी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको पीआईडी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। यस नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम काउंटर। ये तो सबको पता होगा, प्रोग्राम काउंटर सबको पता है। सीओए में नहीं पढ़ा था? सर यस सर। क्या होता है प्रोग्राम काउंटर? सर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है प्रोसेस में जो नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखो, जब वो प्रोसेस रनिंग में आया तो अब मैंने बताया था ना, सीपीयू आपका जो प्रोसेस है पूरे के पूरे प्रोसेस को एक साथ रन थोड़ा करता है, वो तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है। भाई सीपीयू एक साथ सारे के सारे प्रोसेस के जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो एक साथ तो नहीं एग्जीक्यूट करता, वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है, जो भी उसके कोड में होता है तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो जब वो किसी प्रोसेस P1 की एक इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, तो उसको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से कौन सी उठानी है, कहाँ पर पड़ी है वो, है ना। तो उसे प्रोग्राम काउंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोग्राम काउंटर कुछ नहीं होता, एक रजिस्टर होता है जो होल्ड करता है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, राइट। ठीक है ना बच्चे, यही होता है। यस सर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि सीपीयू को बताने के लिए कि भाई उसकी जो अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसे उठानी है वो कहाँ से उठानी है, तो वो उसे पीसी बताता है, प्रोग्राम काउंटर बताता है। फिर रजिस्टर्स, अब जब भी सिस्टम में आता है प्रोसेस, सीपीयू में आता है, तो वो मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज करता है ना। तो जो भी वो रजिस्टर्स का यूज कर रहा होगा उन सब की इंफॉर्मेशन रजिस्टर वाले कैटेगरी में आ जाती है। जैसे सीपीयू रजिस्टर यूज कर रहा है तो जनरली सीपीयू रजिस्टर्स इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसमें वैल्यूज ऑफ एक्यूमुलेटर्स आ जाएगी। इंडेक्स रजिस्टर कौन से यूज कर रहा है, स्टैक पॉइंटर्स कौन कौन से यूज कर रहा है, वो जनरल पर्पज रजिस्टर्स कौन कौन से यूज कर रहा है, उनकी करंट वैल्यू क्या है, वो अपडेट होती रहती है इन रजिस्टर्स में। तो यहाँ पे जनरल डाल दिया उन्होंने रजिस्टर, तो इसके अंदर ही फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज हो जाएंगी आपकी। तो जितने भी टाइप के रजिस्टर्स यूज कर रहा होगा रनिंग होने के टाइम पे, जिस समय रन हो रहा है उस टाइम पे, उन सब की जो भी अपडेटेड वैल्यूज होंगी वो इसमें अपडेट होती रहेंगी पीसीबी में रेगुलर इंटरवल के बाद, राइट। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है मेमोरी लिमिट। भाई उसको, वो इस समय जो प्रोसेस है वो कौन पेज टेबल यूज कर रहा है, सेगमेंट टेबल यूज कर रहा है, उसके बेस रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, या फिर उस प्रोसेस को टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी होंगी, तो वो सब उसकी मेमोरी लिमिट वाले फ्लैग के अंदर आ जाएंगी, है ना, इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगी, है ना। ऐसे ही आपका जैसे एक फर्दर और हो गया लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कि भाई उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने अपने एग्जीक्यूशन के दौरान किन किन फाइल्स का वो यूज कर रहा है, कौन कौन सी फाइल्स ने ओपन की हैं। तो जब वो फर्दर दोबारा आएगा तो बाद में दोबारा भी तो उसे वो फाइल चाहिए होंगी, तो वो फाइल्स फ्री कराना और ये सब कराने के लिए उसको ये भी मैंने मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स कौन कौन सी है उस पर्टिकुलर प्रोसेस की। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं जो कि वो स्टोर करता है पीसीबी में, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करता है पीसीबी में, राइट। लाइक जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जैसे आपका आ जाएगा कि भाई अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम उसको कितना चाहिए होगा, उसकी टाइम लिमिट क्या है, ऐसे करके, है ना।
या फिर वो कितनी देर देर ओपन रहा, उसके बाद वो कितनी देर के बाद दोबारा उसको सीपीयू मिला, अलोकेट हुआ, ऐसे करके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो पीसीबी में रखता है। तो पीसीबी एक तरह से क्या हो गया, एक पूरा का पूरा डाटा स्ट्रक्चर हो गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। किस लिए? वो प्रोसेस के लिए नहीं कर रहा है ये काम, वो अपने लिए कर रहा है, ताकि वो प्रोसेसेस को सही तरह से हैंडल कर सके, प्रोसेस को सही तरह से मैनेज कर सके और सही तरह से रिसोर्स अलोकेट कर सके उसे। राइट? तो ये जो सारा टास्क कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए कर रहा है, प्रोसेस के लिए नहीं कर रहा है। प्रोसेस को तो उसने सर्विस देनी है, अब वो सर्विस अच्छे से दे पाए इसके लिए वो उस डेटा को मैनेज कर रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ये सारी चीजें। राइट? तो यहां तक क्लियर हो गया? सर मेमोरी लिमिट एक बार और बता दीजिए सर, पीसीबी में क्या है? मेमोरी लिमिट मतलब, अब जैसे मान लो कोई प्रोसेस है, उसको उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी जब वो रन होगा। होता है ना, जैसे कि आप एरे डिफाइन करते हो, है ना? तो एरे जब डिफाइन करते हो तो वो तो स्टैटिक एलोकेशन हो गया, है ना? कि भाई आपने बता दिया कि मुझे मेरी 5 साइज की वो है एरे है, तो उसको इतनी मतलब इतने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ऐसे कुछ कुछ प्रोसेस होंगे जो रन टाइम पे डिमांड करेंगे मेमोरी की, है ना? तो जब वो रन टाइम पे डिमांड करेंगे तो वो कैसे वो मैनेज करेगा, कहाँ से देगा उसे मेमोरी, तो हीप कहाँ से प्रोवाइड होगी उसे, वो सब इसमें आ जाती हैं, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं आपकी। राइट? मेमोरी लिमिट लिमिट लिखा है हमने, बट मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में आ जाती है वो। अच्छा, और जैसे मान लो प्रोसेस की कोई फर्दर जो उसका चाइल्ड प्रोसेस है वो पेज टेबल में कहाँ पर पड़ा है, उसकी सारी मेमोरी मेमोरी उसकी कहाँ पर अलोकेट हुई है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, है ना? तो वो सब आ जाती है आपकी मेमोरी लिमिट में। मतलब होता है ना कि भाई जब भी प्रोसेस आता है कि भी उसकी एक लिमिट, वो उसका एक रिसोर्स नीड होती है कि भाई उसको सीपीयू इतने देर के लिए चाहिए होगा, इतनी मेमोरी चाहिए होगी। तो वो मेमोरी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी उसने बेस मेमोरी में एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसके बेस रजिस्टर्स की वैल्यूज, पेज टेबल की वैल्यूज, सेगमेंट टेबल की वैल्यूज, ये सब वो रिकॉर्ड करके रखता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा आए प्रोसेस, मतलब बीच में अगर सस्पेंड होने के बाद जब वो दोबारा लोड करे उसकी पीसीबी को, तो वो उसे उसी पर्टिकुलर रीजन में मेमोरी अलोकेट करे। राइट? या फिर उतनी मेमोरी एलोकेट करे, क्योंकि मेमोरी आपके पास लिमिटेड है। अगर रैम है आपके पास जो वो लिमिटेड है, और उसी में उसमें सारे प्रोसेस चलाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसलिए उसको मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है ये सारी। राइट बच्चे? यस सर। ठीक है। तो ये तो जो चीज हमने कंटेक्स्ट देखा वही उसी, ये भी एक कंटेक्स्ट ही है। जो ये पीसीबी है ये भी एक तरह कंटेक्स्ट है, बट ये किसके रिस्पेक्ट में है? प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। राइट? अगर फाइल होती तो फाइल के कंसेप्ट में क्या बोलते हैं हम इसे? फाइल कंट्रोल ब्लॉक, एफसीबी। राइट? तो ऐसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो उसके अंदर अंदर एंटिटीज हैं उनके लिए वो कंटेक्स्ट क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी के बेस पे वो एफिशिएंटली हैंडल कर पाता है रिसोर्स मैनेजमेंट को। राइट? तो अगर कंटेक्स्ट स्विच का डायग्राम से देखें तो कुछ ऐसा बना के देखते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से P1 P2। जीरो।
ठीक है, इससे समझो। जो आपने कंटेक्स्ट स्विच देखा उसको इससे समझो। देखो, दो प्रोसेस है P0 P1। तो P0 एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पर देखो, मैं एक अलग कलर से यहाँ पर मार्क करता हूँ। इस दौरान आपका P0 एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी टाइम पे आपका क्या आया, एक इंटरप्ट आया P1 का। तो क्या करा गया, कंटेक्स्ट स्विच। यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, ये कंटेक्स्ट स्विच। ठीक, तो इसने क्या करा, सेव PCB0। P0 की मतलब PCB0 का मतलब हुआ प्रोसेस P0 की PCB को सेव करा इसने। और लोड किसकी PCB करा, लोड PCB1 मतलब प्रोसेस P1 की लोड की गई। उस टाइम पे जब ये लोड हो गई CPU में, तो CPU में ये एग्जीक्यूट होने लगा यहाँ पर इस दौरान। ठीक, जब ये इतना एग्जीक्यूट हुआ, इसी दौरान फिर इंटरप्ट आया। तो फिर इसने क्या करा, सेव करा PCB1 यानी कि प्रोसेस 1 की PCB को सेव करा और रिलोड करा PCB0 की PCB को रिलोड करा। तो यहाँ पर ये फिर एग्जीक्यूट होने लग गया। तो ये जो इस दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक P0 आइडियल रहा, और P1 यहाँ से लेके यहाँ तक आइडियल रहा, फिर यहाँ से लेके यहाँ पर आइडियल रहा। ठीक, तो ये एक तरह से कंटेक्स्ट स्विचिंग का एक तरह से डायग्राम बोल सकते हैं हम इसे। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो अभी समझ में आ गया, जो मैंने थ्योरी में बताया वही चीज को आपने यहाँ पर डायग्राम में बना दिया। प्रोसेस के रिगार्डिंग आपने ये माना कि सिस्टम में दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2, और सॉरी P0 एंड P1, और OS कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहा है इनके बीच में। CPU इन दोनों के बीच में ही स्विच कर रहा है। तो उसमें मतलब सबसे बेसिक डायग्राम है ये। इसमें कैसे कैसे हो रहा है कि भाई जब P1 का इंटरप्ट आया तो P0 की PCB सेव की गई और रिलोड की गई P1 की PCB। और जब P0 का इंटरप्ट आया तो सेव की गई P1 की PCB और रिलोड की गई P0 की PCB। तो ये एक तरह का कंटेक्स्ट स्विच का एक डायग्राम हो गया, फ्लो डायग्राम हो गया। राइट, क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने कंटेक्स्ट स्विच क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, वो भी हमने डिस्कस कर ली। और पीसीबी को डिस्कस कर लिया, और कंटेक्स्ट स्विच का एक डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया कि होता क्या है रियल में। तो एक छोटी सी बात जो कि 2 लाइनों में समझ में आ जानी चाहिए थी, उसके लिए मेरे को ये सब चीज़ें समझानी पड़ी आपको। तो अब समझ में आ गया कि भाई जब भी सीपीयू आपका स्विच करेगा मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में, तो उसको ये काम तो करना ही पड़ेगा। उसको सेव करनी पड़ेगी पीसीबी ओल्ड की, और रिलोड करनी पड़ेगी न्यू की। फिर दोबारा अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी तो वो जो न्यू वाला है उसकी पीसीबी को सेव करेगा और ओल्ड वाले की रिलोड करेगा। तो ऐसे करके वो अपना टास्क कंप्लीट कर पाएगा, और ऐसे करके वो मल्टी प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड कर पाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड कर पाएगा। और दोनों ही प्रोसेस को ये लग रहा होगा कि दोनों के प्रोसेस रनिंग में है। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मतलब किसी को भी ये नहीं लगेगा कि उसका प्रोसेस नहीं चल रहा है। सबको ये लगेगा कि सबके प्रोसेस चल रहे हैं और बैकग्राउंड में चल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो भी एट ए टाइम जबकि एक ही प्रोसेस चलता है सीपीयू में, है ना। तो यूजर को अनोइंग साउंड ना हो, उसे वेट ना करना, यूजर प्रोसेस को वेट ना करना पड़े, ये ना लगे कि वो स्टारवेशन में चला गया। तो इसलिए आपने कंटेक्स्ट स्विचिंग का मेथड यूज करा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करने के लिए, और यूजर को गुड फील कराने के लिए कि भाई आपका काम हो रहा है।